नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन ग्रंथों की एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि किस्मत आखिर है क्या। तो बस आज हम उसी किस्मत और नियति के असली ढांचे को डिकोड करेंगे। मतलब ये समझेंगे कि हमारी किस्मत आखिर गढ़ी कैसे जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अब इसे समझने के लिए चलिए आरव नाम के एक युवा शिष्य की कहानी में चलते हैं। आरव के दिमाग में एक ऐसा सवाल घूमता रहता था जो सच कहें तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर कुछ लोग पैदाइशी किस्मत वाले क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसान को उलझा कर रखा है ना? इस प्राचीन कहानी के मुताबिक आरव प्राचीन सरस्वती नदी के पास एक बहुत ही शांत और घने जंगल में रहता था। जरा इमेजिन कीजिए, एकदम सन्नाटा है, सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज आ रही है। इसी एकांत में आरव अपने गुरु ऋषि वेदनाथ से शिक्षा ले रहा था। बाहर तो गजब की शांति थी, लेकिन आरव के मन में सवालों का एक बड़ा तूफान चल रहा था। सेक्शन 1, किस्मत का भ्रम और जीवन की असमानताओं को करीब से देखना। तो बात यह थी कि आरव हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले एक बड़ी ही अजीब सी चीज नोटिस करता था। एक तरफ वो लोग थे जो जन्म से ही किस्मत वाले लगते थे, जैसे कोई व्यापारी का बेटा जो बिना कुछ किए ही अमीर बन गया, या एक योद्धा जो खतरनाक से खतरनाक युद्ध में भी बच निकला। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग थे जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ असफलता ही मिलती है। ये जो इतना बड़ा फर्क था ना, ये आरव को बिल्कुल भी सही या फेयर नहीं लगता था। जब आरव से रहा नहीं गया तो उसने आखिरकार अपने गुरु से इस नाइंसाफी के बारे में पूछ लिया, और तब पुराने ऋषि ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने आरव का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, जिसे तुम किस्मत कहते हो वो अक्सर भूली हुई जिंदगियों का अधूरा कर्म होता है। मतलब जो चीज आज हमें महज एक इत्तेफाक या लक लगती है, वो दरअसल हमारे ही पुराने किए गए कामों का सीधा सीधा रिजल्ट है। सेक्शन 2, कर्म के 3 चक्र, यानी हमारे कार्यों की गति। ऋषि ने उसे समझाया कि वैदिक दर्शन में किस्मत कोई रैंडम लॉटरी नहीं है। ये तो बस हमारे अपने कामों, सोच और इरादों की एक चलती हुई साइकिल है। इस गहरी बात को एकदम आसान तरीके से समझाने के लिए गुरुजी नीचे झुके और उन्होंने रेत पर 3 गोल घेरे बना दिए। वो पल इतना शांत और प्रभावशाली था, बस रेत पर बनी कुछ लकीरों से एक बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला था। इसमें सबसे पहला घेरा था संचित कर्म। ये एक तरह से हमारी आत्मा के इतिहास का एक बहुत बड़ा अनदेखा बेस है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक विशाल स्टोर रूम जहां हमारे पिछले कई जन्मों के सारे काम जमा हैं। ये बिल्कुल एक ऐसे बैंक अकाउंट की तरह है जिसे हम रोजमर्रा में देख तो नहीं सकते, लेकिन वो वहां पूरी तरह से मौजूद है। फिर गुरुजी ने दूसरे घेरे की तरफ इशारा किया, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसे हम अपनी मौजूदा जिंदगी का सिलेबस या कह लें स्टार्टिंग कंडीशन मान सकते हैं। ये हमारे उसी बड़े बैंक अकाउंट का वो खास हिस्सा है जिसे सिर्फ इस जन्म को आकार देने के लिए निकाला गया है। जैसे कि हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारी पैदाइशी खूबियां क्या हैं, या शुरुआत में हमें कौन से मौके मिलते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे अहम घेरा, क्रियमाण कर्म। यही वो जगह है जो सच में गेम चेंजर है। क्रियमाण कर्म का मतलब है वो काम जो हम अभी बिल्कुल इसी पल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान के पास अपने आज के फैसलों से अपनी आगे की कहानी को पूरी तरह से बदलने की असली ताकत होती है। सेक्शन 3, सच्चे सौभाग्य का अर्थ, जो सांसारिक संपत्ति से कहीं आगे है। आरव ने झट से ये मान लिया था कि उस अमीर व्यापारी को शायद पुराने अच्छे कामों के बदले खूब सारा पैसा मिला होगा। लेकिन ऋषि वेदनाथ ने यहां किस्मत और दौलत की परिभाषा ही बदल कर रख दी। उन्होंने बताया कि असली सौभाग्य सिर्फ पैसा नहीं होता। असली सौभाग्य तो है आपके अंदर की स्पष्टता, गहरी समझ, अच्छा स्वास्थ्य, हिम्मत और सबसे जरूरी, किसी भी बड़ी परेशानी या हार के बाद वापस उठ खड़े होने की ताकत। ये सब हमारी अंदरूनी ताकत के बारे में है, ना कि सिर्फ तिजोरी में रखे पैसों के बारे में। इस कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आती है कि पेड़ों के बीच से हवा धीरे से बही। चलिए 1 सेकंड के लिए सन्नाटे को महसूस करते हैं। ये छोटी सी शांति हमें ये सोचने का मौका देती है कि असल में जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। सेक्शन 4, कल के लिए बीज बोना, जो कर्म को समझने का सबसे मुख्य रूपक है। कर्म के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए गुरुजी ने प्रकृति का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हमारा हर काम एक बीज बोता है। कुछ फूल जल्दी खिल जाते हैं और कुछ कई जन्मों तक मिट्टी में इंतजार करते हैं।
यही तो वैदिक नजरिए की सबसे खास बात है। कोई भी हमेशा के लिए शापित या हमेशा के लिए खुशकिस्मत नहीं होता। हम जो भी करते हैं या सोचते हैं वो बस एक बीज है, और जब सही समय आता है तो वो अपना फल जरूर देता है। इसके साथ ही गुरुजी ने उन तथाकथित लकी लोगों के कुछ छिपे हुए गुणों के बारे में बताया। ये गुण हैं अनुशासन, दूसरों की मदद करने का भाव, सच्चाई, खुद पर कंट्रोल और लगन। ये वो आदतें हैं जो रातों रात नहीं बनती, बल्कि इन्हें बहुत पहले से कमाया गया होता है। और यही वो क्वालिटीज हैं जो बिना किसी शोर के सही मौकों और सही लोगों को हमारी तरफ खींचती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक चुंबक की तरह है जिसे इंसान खुद अपने हाथों से बनाता है। सेक्शन 5, भविष्य को फिर से लिखना, सचेत और सोच समझकर किए गए कार्यों की शक्ति। अब ये सब सुनकर आरव के अंदर एक कमाल की उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत पूछा, क्या कोई इंसान सच में अपनी किस्मत बदल सकता है? और गुरुजी ने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने बताया कि वेद कहीं भी ये नहीं कहते कि हम अपनी नियति के जाल में फंसे हुए हैं, बल्कि हमारा हर एक सचेत फैसला हमारे भविष्य को दोबारा लिखता है। कर्म कोई पिंजरा नहीं है जिसमें हम कैद हैं, ये तो एक टूल है। ये एक ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल हम आज अभी इसी वक्त कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो आरव का सफर कुछ ऐसा रहा। सुबह होने से पहले एक बेचैन शिष्य जिंदगी के भेदभाव पर सवाल उठाता है। फिर एक शाम उसका गुरु उसे कर्म के उन 3 चक्रों का गहरा राज बताता है। और कई साल बाद वही शिष्य खुद एक बेहद समझदार और ज्ञानी शिक्षक बन जाता है। इस तरह से ज्ञान का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। एक शिक्षक के रूप में जब भी लोग बड़े हो चुके आरव से शिकायत करते कि जिंदगी उनके साथ अनफेयर है, तो वो उन्हें यही सलाह देता, जो चीज़ हमें किस्मत लगती है वो अक्सर किसी की वो तैयारी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और जो काम हम आज करते हैं वही कल का सौभाग्य बनकर हमारे साथ चलता है। ये बात हमें सीधा हमारे आज के फैसलों से जोड़ देती है। मतलब ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के हमारे हर एक छोटे बड़े डिसीजन पर एकदम सटीक बैठता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम प्राचीन भारत के उन्हीं तारों के नीचे खड़े होकर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या किस्मत सिर्फ हमारी आत्मा की याददाश्त है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो एक बहुत लंबी यात्रा का हिस्सा है। इसलिए अगली बार जब भी किस्मत या लक का ख्याल आए तो बस इतना याद रखिएगा, कलम अभी भी हमारे ही हाथ में है और हम अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।